नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हम पहला चैप्टर पर्यावरण पढ़ चुके हैं और अब ये दूसरा चैप्टर है 7th क्लास का एनसीईआरटी की बुक का, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस तरीके की चीज़ें हैं, या फिर हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, या पृथ्वी की बनावट कैसी है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पिछला लेसन था पर्यावरण, वो आप लोगों ने पढ़ चुके हो या मैंने वो बता भी दिया था। अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम आई हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि किस तरीके से इसके प्रश्न उत्तर बनते हैं, या कैसे इसके प्रश्न किए जाते हैं, या फिर एनसीईआरटी बुक से कहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के बनेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी जो हमारी है इसके अंदर क्या है और ये कैसा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी इस तरीके से बिल्कुल ये जैसे ये चित्र दे भी रखा है कि इस तरीके से गोल है। हमारी पृथ्वी कैसे गोल है, अभी गोल तो है लेकिन अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भरी हुई है। तो भरी हुई है तो इसमें क्या है, अंदर कैसी इसकी आकार है, किस तरीके की इसमें खनिज हैं, लवण हैं, या फिर किस चीज़ से बनी हुई है, इन सब के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या चीज़ें हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर में बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है। सबसे पहले देखो, ये पृथ्वी है, ये गतिशील है। गतिशील है कि ये हमेशा चलती रहती है। इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आंतरिक भाग में क्या, मतलब क्या सोचा है आपने कभी कि इसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके की है, कैसी है। अब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें देखने पर भी ऐसा भी नहीं लगता कि गोल होगी, लेकिन जब ये बहुत बड़ी है, कोई भी चीज़ है जब बहुत बड़ी होगी, जैसे अभी यहाँ पर ये इस तरीके का एक कोई चीज़ दे देते हैं, 1 मिनट देखो, इस तरीके का अगर कोई एक चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सी चीज़ रखेंगे, अब इतनी सी चीज़ रखेंगे, अब तुम्हें देखने पे दिखेगा कि गोल है, नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो इतनी सी छोटी सी चीज़ में पता नहीं चल पाएगा कि ये गोल है कि नहीं है। तो इसी तरीके से पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो हम भी इसका जज नहीं कर पाते कि ये गोल है। हमें तो ऐसे लगता है बिल्कुल समतल है। तो अब इसमें देखेंगे कि अंदर इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, या अंदर का इसका कैसा भाग है, कैसा नहीं है, इसके बारे में इस लेसन में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक का मतलब होता है अंदर का कैसा भाग है, इसके बारे में देखो। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों की बनी है। देखो, प्याज तो तुमने देखा ही होगा, इस तरीके का प्याज होता है, तो उस पर एक फालर होती है, ऊपर का एक निकाल देते हैं, परत होती है, फिर एक परत होती है, फिर एक परत होती है, एक परत होती है, तो इस तरीके से परत वगैरह होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में भी इसी तरीके की परतें हैं। ज़रूरी नहीं हो एक जगह सारी प्याज जैसी हो, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से चीज़ें हैं, बहुत सा मैटर है, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। ये एक संकेंद्री परत से बनी हुई है। 2.1 चित्र में देख सकते हैं ये कि इस तरीके से देखो, ये पूरी है, इसको हमने काटा, एक साइड से काट के देखा कि ऊपर का हिस्सा ये अलग सिस्टम है, इसमें अलग चीज़ें हैं, और इसमें लास्ट में अलग है, तो इसमें अलग है। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको क्या क्या कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले वाले ऊपर वाला क्षेत्र है ये, इसको कहते हैं परपटी, भूपरपटी, यानी ऊपर का भाग, ऊपर के भाग को परपटी कहते हैं। इसको बीच वाले को कहते हैं मेटल, क्या कहते हैं इसको, परपटी, लिखा हुआ है ये परपटी कहते हैं। बीच वाले को कहते हैं मेटल, और लास्ट को कहते हैं क्रोड, या आंतरिक कोड, या अंदर का भाग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अभी डिटेल से देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या कितनी चीज़ें हैं।
पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह है ये ऊपर सबसे दिख रही है, नहीं दिख रहा है, ये जो है सबसे ऊपर वाली, इसको कहते हैं, सॉरी ऊपर वाली ये जो परत है इसको कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? परपटी। ये सबसे पतली परत होती है, 35 पतली होती है। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, समुद्र सतह पर 5 किलोमीटर होती है। कैसे? देखो, जहाँ पर ये ऊपर की ज़मीन है, जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर तो ये 35 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है, और जहाँ पर ये समंदर है, ये पानी है, तो वहाँ पर 5 किलोमीटर तक जो ये इस तरीके की परत होती है, इसे कहते हैं हम परपटी। ठीक है, तो भूपरपटी होती है ज़मीन जो इस तरीके, जो हम ज़मीन देख रहे हैं कितने किलोमीटर तक रहती है? 35 किलोमीटर तक ज़मीन पर रहती है, 35 किलोमीटर तक। और अगर पानी मतलब ज़मीन समंदर के अंदर जाएंगे, वहाँ की समंदर का निचला स्तर है, उस निचले स्तर के बाद में निचले स्तर से हम देखते हैं तो वहाँ से 5 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर तक होती है। समझ में आ गया? जो परपटी है ये जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर तो 35 किलोमीटर अंदर तक है, और जहाँ पर पानी है या समंदर है वहाँ पर 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, इधर देखो, जैसे ये ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इसकी जो परपटी है यहाँ तक है, तो यहाँ पे तो इसकी हो गई 35 किलोमीटर, ठीक है, और ये यहाँ पर समंदर है, ये पानी है, तो यहाँ पे इसका लेवल हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो भूपरपटी है ये ज़मीन पे तो 35 किलोमीटर का अंदर तक होती है, और पानी के अंदर होती है ये 5 किलोमीटर के अंदर तक। अब देखो, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम की बनी होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, जैसे खनिजों सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की बनी हुई होती है। इसलिए इसे Cl क्या बोलते हैं? Cl क्यों बोलते हैं इसे? इसलिए इसे बोलते हैं Cl। Cl का मतलब होता है, C का मतलब होता है सिलिका, और L का मतलब होता है एल्युमिनियम। तो जो ये है महाद्वीपीय संहति, ये जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है ये दो चीज़ों की बनी हुई थी। ये सबसे ऊपरी परत है ये Cl। तो Cl का मतलब होता है कि सिलिका और एल्युमिनियम, तो ये दो चीज़ों की बनी हुई है। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है। आगे देखो, महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। ये ज़मीनें हैं ये सिलिका और एल्युमिनियम की है, और ये महासागर ही है, मतलब महासागर मतलब पानी के अंदर है, सिलिका और एल्युमिनियम। ये किसकी है? सिलिका और एल्युमिनियम। इसे सीमे कहते हैं। जो समंदर है वहाँ पर तो सीमे होगा, और जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर Cl होगा। Cl का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमे का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो इन दो चीज़ों की ये बनी होती है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सबसे आंतरिक परत क्रॉड है। देखो, ये जो है ज़मीन का यहाँ तक अभी मैंने बताया था कि सबसे ऊपर की परत है ये, इसको कहते हैं परपटी। जो ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परपटी। अब इस परपटी के नीचे ये दिख रहा है मेटल, तो ये होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। और ये नीचे ये होता है आंतरिक क्रॉड। तो ये जो मेटल होता है इसकी सबसे परपटी की होती है करीब 35 किलोमीटर। इसकी गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। लगभग 35 किलोमीटर ही अंदर परपटी, 35 किलोमीटर तक की इस तरीके की ज़मीन है, भूपरपटी है। उसके बाद मेटल की करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल है। कितना है? 2900, 2900 किलोमीटर तक की गहराई। इसकी जो गहराई है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटल की, तो ये कितनी है मेटल की? 2900 किलोमीटर तक है। अब सबसे बाद में आता है आंतरिक क्रॉड। तो आंतरिक क्रॉड की कितनी गहराई होगी? तो लगभग आंतरिक क्रॉड की भी लगभग 3500, कितना? लगभग 3500 किलोमीटर आंतरिक क्रॉड की गहराई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, इससे लेके यहाँ तक जाने, जो इसके लेवल तक जाने में लगभग 3500 किलोमीटर की 3500 किलोमीटर की इसकी गहराई है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी है। तो लगभग 6400 किलोमीटर की इसकी
हो गई। तो अब पूरी पृथ्वी का अगर हम देखते हैं तो पूरी पृथ्वी का हमें अगर देखना है कि पूरी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 6500। कितनी होगी, 6500 किलोमीटर के करीब, या 6400-6500 करीब इसकी त्रिज्या है। मतलब पूरी पृथ्वी इतनी है। अब देख लो, ये देख ले महाद्वीपीय पर्पटी, महासागरीय पर्पटी। तो महाद्वीपीय और महासागरीय इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था। अब एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया था ये तो ज़मीन है महाद्वीप, समझ में आ गया, ये पूरी ज़मीन है। यहाँ पर ये इसकी 35 किलोमीटर है, ये मैंने बता दिया था तुम्हें, 35 किलोमीटर। ये पानी है, पानी के यहाँ पर कितना है, 5 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी थी तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, तो सबसे आंतरिक परत क्रोड है, ये बताया था मैंने, इसकी करीब 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी हुई होती है, इसे निफे कहते हैं। क्या कहते हैं, निफे। ये मुख्यतः निकेल लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहते हैं, निकेल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। देखो, ये सबसे जो परत है ये वाली, देखो ये दिख रही है, ये इस परत को कहते हैं हम निफे। क्या कहते हैं, निफे। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परत है ये निकेल और फेरस की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, निकेल और फेरस की। निकेल और लोहा, फेरस लोहा कोई कहते हैं, तो निकेल और फेरस की ये बनी हुई होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसका तापमान काफ़ी उच्च होता है, तापमान काफ़ी उच्च होता है और दाब भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मजबूत है। पृथ्वी अंदर तक जाएंगे तो इसमें अंदर तक क्या है, गर्म है। तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचने पर ये हमें, लेकिन ये जो हिस्सा है ऐसा भी हो सकता है ये बिल्कुल लिक्विड में हो। लिक्विड का मतलब कि बिल्कुल ये ताप और दाब इतना गर्म है कि इसके अंदर जो भी चीज़ चाहे वो बिल्कुल लावा जैसी बन सकती है, ठीक है। तो अब तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले है भूपर्पटी, सबसे ऊपर, ये 35 किलोमीटर तक है। उसके बाद में है मेटल, तो मेटल है, ये मेटल ये है 2900 किलोमीटर तक, ये है 35 किलोमीटर तक। अब ये मेटल है, ये है 2900 किलोमीटर, इसकी जो है 2900। अब नीचे है आंतरिक क्रोड, ये क्रोड है करीब 3500 किलोमीटर। ये एक एक की बता रहा हूँ मैं, अगर टोटल देखोगे तो करीब 6500, मतलब 6400 हो जाएगा, करीब 6400, 40, 50, 6435, कितना हो गया, 6435, मतलब लगभग 6435 इसकी गहराई। तो टोटल पृथ्वी का जो त्रिज्या है ये करीब 6435 है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी। आगे देखो, अब देखते हैं कि थोड़ा सा ये कि आप जानते हैं कि इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, तो ये मैंने बता ही दिया, 35 किलोमीटर तक है टोटल। तो ये ऊपर की जो पर्पटी है ज़मीन का, ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको भूपर्पटी कहती है, सिर्फ 1% हिस्सा ही है। 84% ये लगभग फिर आ गया ये, तो ये जो आ गया ये करीब करीब 84% है। और सबसे बाद में आ जाता है क्रोड, तो ये हिस्सा 15% है, ये 1% है, ठीक है। दोबारा देख लो, देखो ये जो पर्पटी का हिस्सा, ये ऊपर का सबसे पहले पर्पटी का हिस्सा है एरिया, ये है 1%। ये जो बीच का है तो इसमें पूरा ही होगा ना ऐसे, सॉरी, ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये करीब है 84%। कितना है, 84%। और ये हिस्सा है ये होगा 15%। और ये ऊपर की पर्पटी है ये, इसका सिर्फ ये होगा 1%। तो समझ में आ गया, भूपर्पटी लगभग पूरे एरिया का 1% है, और जो मेटल है ये 84% है, और नीचे आंतरिक क्रोड है ये 15% है। तो ये चीज़ें भी तुम्हें जान लेनी चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, मैंने 6400 बता रहा था मैं, इतना ही है। तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया तुम्हारा पृथ्वी की स्थिति। अब देखते हैं कि अंदर क्या है या किस तरीके की चीज़ें हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनिज एवं सेल।
कि क्या कौन कौन सी खनिज है और कौन कौन सी सेल है, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके की ज़मीन के अंदर खनिज हैं, कैसी सेलें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है या का हो सकता है। तो देखो कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, ज़मीन के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के सेल हैं या किसी प्रकार की कोई चीज़ है, उसे हम प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज किसी पिंड को सेल कहते हैं। सेल का ज़मीन के अंदर कोई भी लावा है, कैसे भी ज़मीन से निकले हुआ खनिज है, उस जो जमा हुआ है उसे हम सेल कहते हैं। और सेल का कोई भी रंग हो सकता है, कैसा भी रंग हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी गठन हो सकता है। ठीक है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं आग्नेय सेल, दूसरा होता है अवसादी सेल, तीसरा होता है कायांतरित सेल। तो पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायांतरित सेल। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो डायरेक्ट ऑप्शन आएगा तुम्हारा कि 3 प्रकार के। तो तुम ये दे सकते हो। देखो आग्नेय सेल को कहते हैं इग्नियस, ये शायद लैटिन भाषा है, इसे कहते हैं इग्नियस। और अवसादी को कहते हैं सेंडीमेट्री, और कायांतरिक को कहते हैं मेटामॉर्फिक। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। तो 3 प्रकार की सेल होती है। तुम्हें ध्यान दिए रखना है कि सेल कितने प्रकार की होती है। कि सेल होती है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ठीक है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित हो गई। अब देखो इनमें क्या क्या होता है, कैसी होती है, इनके बारे में देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार की बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। पहले देखो कि ज़मीन के अंदर से कोई, ऐसी ज़मीन है पृथ्वी के अंदर से, यहाँ से कोई लावा निकला। ठीक है। लावा निकल रहा है। लावा निकलने के बाद ये लावा कहीं जहाँ भी गिरा, ज़मीन के ऊपर गिर कर ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में जो सबसे पहले सेल बनी है, उन सेलों को ही आग्नेय सेल कहते हैं। क्या उन सी सेल कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले यही सेल बनती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है। तो जो आग्नेय सेल होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतर्वेदी सेल और एक होती है बहिर्वेदी सेल। तो देखते हैं अंतर्वेदी क्या होती है और बहिर्वेदी क्या होती है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्वेदी क्या होती है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वैसे सारे बच्चों ने या सब ने, जो भी भाई देख रहा है उसने ये लावा तो ज्वालामुखी से निकलता है, ये कम से कम मूवियों में तो देखा ही होगा किस तरीके से ज़मीन से निकलता है। कल्पना करने की है ही नहीं, लगभग सब ने देख रखा होगा। चलो देखो, जब भी निकलता है वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है। नहीं आया कि एक होता है अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो इसका हम सीधा समझ लो कि यहाँ से ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर से जब लावा निकला, और जब लावा निकलता है तो पूरा गर्म निकलता है, और गर्म निकलता है और जितना गर्म होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है। जैसे ये ठंडा हुआ और जो सेल बनी इससे, इन्हें कहते हैं बहिर्वेदी सेल। तो समझ में आ गया बहिर्वेदी किसे कहते हैं? कि ज़मीन से निकला हुआ लावा जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, ज़मीन के ऊपर जो सेलें बनती हैं उन्हें हम बहिर्वेदी सेल कहते हैं। अब देखो अंतर्वेदी सेलें, कभी कभी ये होता है कि ये पृथ्वी है, इसके अंदर से ज़मीन से लावा निकलना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो निकल नहीं पाता, और निकल नहीं पाता, अंदर ही ऊंचा उठ जाता है और वहीं वो जम जाता है। जमने के कारण जो सेल बनती है उन्हें कहते हैं बहिर्वेदी सेल, अंतर्वेदी सेल। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी सेल। जो अंदर ही लावा निकल नहीं पाता और वहीं धीरे धीरे, जैसे यहाँ से लावा निकला, देखो कैसे, जैसे ये पृथ्वी, एक मिनट, देखो ये पृथ्वी है,
अगर यहाँ से ये लावा है, ये लावा ऐसे करके निकल गया, ठीक है, और ये यहाँ पर जम गया और जो सेल बनी उन्हें बहिर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अब देखो आगे, यही तुम्हें बताता हूँ। ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई लावा, ये लावा है, ठीक है। अब ये लावा यहाँ तक निकला, लेकिन ये लावा निकलने के बाद यहाँ से आगे निकल नहीं पाया ऊपर, ये परत कठोर थी। अब ये यहीं पर ठंडा हो गया, और ये ठंडा होने के बाद में यहीं पर इसने परतें बन गई या इसकी सेलें बन गई। तो इन सेलों को कहेंगे, जो यहाँ पर अंदर ही जो सेलें बनी हैं, अंदर सेलें बनी हैं, उनको कहेंगे अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो समझ में आ गया? जो बाहर निकल गई उन्हें बहिर्वेदी, और जो अंदर रह के ठंडा हो गई उन्हें अंतर्वेदी सेल। ठीक है, तो आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ये तुम्हें पता चल ही गया। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये, अब देखो एक चीज़ और है कि ये जो आग्नेय होती है, इसके बारे में एक चीज़ तो भूल गए। जो आग्नेय सेल होती है, जो बाहर निकलती है, इसका जो बहिर्वेदी होती है, इसका जो कण होते हैं वो बिल्कुल बारीक कण होते हैं। सेलों में क्या होते हैं? बारीक कण होते हैं। और जो अंदर ज़मीन के अंदर रहती है, जो ज़मीन के अंदर ठंडा होता है, उसके कण होते हैं मोटे। ठीक है, तो जो बारीक कण वाले आग्नेय सेल होती है, इन्हें कहते हैं बहिर्वेदी, और अंदर वाली को कहते हैं अंतर्वेदी। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ इसमें, इन सेलों में कोई भी जीवाश्म नहीं होता, दोनों में। क्यों? क्योंकि ये लावा होता है, लावा के निकलने के कारण इसमें जीवाश्म, जीव जंतु, पेड़ पौधे या कोई भी ऐसी चीज़ है वो इनमें रह नहीं पाती। तो ये चीज़ें समझ में आई गई होगी। आगे देखो, धीरे ठंडा हो ग्रेनाइट। अब देखो धीरे धीरे ठंडा, ये अंतर्वेदी की बात कर रहे हैं हम। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। मैंने बताया, जो बहिर्वेदी होती है उनके दाने छोटे होते हैं, अंदर होती है उनके दाने बड़े होते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट बनता है ज़मीन के अंदर, वो भी एक अंतर्वेदी आग्नेय सेल का ही उदाहरण है। लेई मसाला तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। लेई मसाला मतलब, लेई का मतलब एक तरीके से होता है पाउडर। तो ये सोच सकते हो तुम कि जो पाउडर वगैरह बनाते हैं, ये भी किसका बनता है? यही सेलों का, ग्रेनाइट की सेलों का ही बनता है, या पत्थर का ही बनता है। जो तुम लगाते हो ना, ये भी पत्थरों का ही होता है। ठीक है, आगे देखो, सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये तो हो गई, हमने बात करी थी अब तक आग्नेय सेलों की। अब करते हैं हम अवसादी के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अवसादी क्या है। सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो भी कोई सेल होती है वो कभी लुढ़क जाए, ज़मीन जैसे पहाड़ होते हैं उनसे लुढ़क गई सेल, या टूट गई, या चटक गई, या फिर किसी टकरा गई, या फिर हवा से, पानी से, जैसे भी हो गई, इन छोटे कणों का टुकड़ों में टूट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी सकती है, कभी कभी घिसने टाइप में हो जाती है। छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो टूट कर, चटक कर, अलग अलग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा के साथ में भी उड़ जाते हैं, जल के साथ में भी आ जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहाड़, इस तरीके, यहाँ से नदी निकली, एक मिनट, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से इधर से नदी निकल रही है, पूरे पहाड़ है। अब यहाँ से नदी निकल रही है, अब नदी है, ये निकल रही निकल के इस साथ में चूड़ा पत्थर जैसा भी वो बहा के लेके आती है अपने, और बहाने के साथ में एक जगह ऐसी आती है कि ये यहाँ पर आकर सबको जमा कर देती है। पानी गिरता है वहाँ पे, अब जमा हो गया, अब जमा होकर ये इकट्ठा हो गया ना। तो यही बात कहना चाह रहा है कि इन छोटे कणों को, एक टुकड़ों को टूटकर, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान से, हवा से या जल से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। मतलब जमा हो गए, ये अदृश्य अवसाद दबकर एक कठोर सेल में बदल जाते हैं। ये हमें दिखते नहीं, हवा से भी धूल के कण हैं या फिर पत्थर के टुकड़े हैं, ये बिना दिखे एक जगह कहीं जाके जमा हो जाएंगे। जमा मतलब एक दिन में नहीं होंगे, 10 दिन में नहीं होंगे, 50 दिन, साल में नहीं होंगे, हज़ारों साल, लाखों साल में ये चीज़ें होती है। तो हज़ारों सालों में ये चीज़ें होने के बाद में एक जगह इकट्ठा हो गए और ये दब गए, और दबने के बाद एक कठोर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोसीड है। ये सोच रहे हो कि सर ने बोला एक दिन में हो गई, 2 दिन में होगी, साल में होगी, 10 साल की, इनके लिए हज़ारों लाखों साल
लग जाती हैं, तो फिर बाद में दब एक अंदर जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, बलुआ पत्थर होता है, रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर होता है वो रेत के दानों से बनता है कि रेत के दाने कोई भी पहाड़ से टूट के इकट्ठे हो गए, इकट्ठे दबा दिए, दब गए कहीं एक जगह, दबे रहे सालों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, इतने सालों में रेत के दाने होते हैं, उन बलुआ पत्थर बन गया रेत के दानों से। ठीक है, इन सेलों में पौधों, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं तक जो कभी इन सेलों में रह रहे थे उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब देखो, अब ये दबने के कारण इन्हीं सेलों में कि जीव जंतु भी, कोई छोटे मोटे कीड़े वीड़े हैं, कोई पेड़ पौधे के अवशेष हैं, ये जो भी है वो वहीं रहेंगे ना, और वहीं रहेंगे तो अब इनमें जीवाश्म ईंधन भी मिल जाता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब समझते हो कि जैसे पेट्रोल वगैरह है, तेल वगैरह है। आप कहोगे पेट्रोल तेल वगैरह इस तरीके के कौन सी सेलों में मिलते हैं, तो तुम्हें सिंपल सी भाषा में कि वो अवसादी सेलों में ही मिलते हैं। कौन सी सेलों में मिलते हैं? कहते हैं कि खनिज तेल है, पेट्रोल है, ये चीज़ें कौन सी सेलों में मिलती है, तो उत्तर होगा अवसादी सेलों में। अब एक और है, आग्नेय सेलों में क्या ये मिलते हैं, जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि ये लावा के द्वारा होती है स्टार्ट, और लावा में कोई भी जीव जंतु या कोई भी जीवाश्म नहीं हो सकता। अवसादी सेल लगातार जीवाश्म या अवसाद इकट्ठा होकर बनती है, तो इनमें इनके अवसाद होते हैं या इनके जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं और भी चीज़ होती है, तो इनमें ही हमें जो चीज़ें मिलती हैं जीवाश्म में, वो सिर्फ अवसादी सेलों में ही मिलते हैं। अब देखो आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती है। अब दोनों सेलों के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित। इसको कायांतरित भी कहते हैं और रूपांतरित। ये कैसे बनती है कि जो आग्नेय सेल होती हैं ये और अवसादी सेल है, ये कहीं भी एक स्थान पर लगातार दबे रहने के कारण या एक जगह रहने के कारण बहुत अधिक ताप का मतलब होता है बहुत अधिक टेम्परेचर या बहुत अधिक दाब यानी प्रेशर, इन सब के कारण लगातार ताप और दाब के कारण इनमें जो रासायनिक क्रिया होने के बाद में या जैसे भी क्रियाएं होती हैं उनके बाद में ये कायांतरित बन जाती है। मतलब इन दोनों सेलों को लगातार कहीं चीज़ में दबाए रखेंगे या कहीं ताप रहेगा, कहीं दाब रहेगा, कहीं प्रेशर रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके बाद में ये चेंज हो जाती है और चेंज होकर ये कायांतरित बन जाती है। कौन कौन सी सेल बनती है कायांतरित? आग्नेय और अवसादी दोनों ही सेल कायांतरित या रूपांतरित में परिवर्तन हो जाती है। अब आगे देखो, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चिकनी मिट्टी होती है वो होती है, उसको लगातार दबाए रखेंगे तो स्लेट में बदल जाएगी। चूना पत्थर है वो लगातार दबा रहेगा ताप या दाब से तो वो संगमरमर में परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक है, तो आग्नेय अवसादी दोनों सेलें लगातार ताप दाब के कारण ही कायांतरित या रूपांतरित हो जाती है। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्या दे रखा है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेलों का उपयोग के बारे में देख लेते हैं, किस लिए उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग हम कैसे, जैसे कठोर सेल होती हैं इनका हम सड़क बनाते हैं तब भी सेलें, पत्थर लगाते हैं, घर बनाते हैं तब भी इनका उपयोग करते हैं, या फिर कोई मकान वगैरह बना रहे हैं तो भी हम इनका उपयोग कर रहे हैं। तो सेलों का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं, सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हो, तो खेल तो तुम्हें पता होगा क्या क्या करते हो। जैसे 7 पिट्ठू होते हैं, 7 पिट्ठू भी तो खेलते हैं, इस तरीके छोटे छोटे बना लिए जाते हैं पिट्ठू, या फिर ऐसे एक के ऊपर एक बॉल होती है, उसको मारा जाता है, फिर बाद में उसके पीछे या चिबड्डी, टापू बोलते हैं चिबड्डी या किटकिट बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो क्या नाम है उसको, क्या बोलते थे कि जैसे एक बॉल होती थी, टापू होते थे, उस पर उसको मारते थे। जैसे ये बिल्कुल इस तरीके के पत्थर के बना लिए जाते थे, इनमें एक बॉल होती थी, बॉल से इधर मारते थे, मारने के बाद में ये सारे गिर जाते, सारे बच्चे भाग जाते, भागने के बाद में फिर इसको एक एक को फटाफट, बॉल लगने से पहले इनको रखा जाता था। अगर उससे पहले बॉल लग जाती तो उसे आउट माना जाता था, और नहीं लगती तो उसके अलावा 5 पत्थर गिट्टी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते थे, उनको हाथ में रख के ऐसे यूँ करके ऊपर उछाड़ते थे, हाथ में करके उछाड़ते थे, उछाड़ के फिर उनको पकड़ते थे, उसे गिट्टी बोलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से या किसी से भी पूछो, और पूछ के ये बताना मेरे को कल, या फिर कमेंट करना, या फिर जो भी है कि मेरे को मैसेज कर देना कि कौन कौन से खेल है जो पत्थरों से खेले जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें देखो कुछ दिखाता हूँ मैं, 2 चित्र दिखा रखे हैं।
अब तुम्हें इन चित्रों में ये देखना है ये क्या है। एक तो है लाल किला, तो ये देखा ही होगा तुमने, दिल्ली का है, सारे बच्चों ने देख रखा होगा लगभग, दिल्ली में हो या दिल्ली में रहते हो तो ये लाल किला दिल्ली का देख रखा होगा, यहाँ पे घूमने भी गए हैं। दूसरा है ताजमहल, ये एक आगरा में है, ये है आगरा में। अब जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल है ये संगमरमर से बना हुआ है। तो मैंने बताया था कि संगमरमर कौन सी सेल होती है, कायांतरित, क्योंकि ये बदलती है। और लाल बलुआ पत्थर होता है, ये कौन सी सेल होती है, इसके बारे में भी तुम्हें बताया था, नहीं बताया था? देखो ये बताया था, चिकनी मिट्टी से स्लेट बन जाती है। इधर देखो, चिकनी मिट्टी से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, नहीं बताया था? बताया तो था, ठीक है। तो ये जो बने हुए हैं इनके बारे में और भी तुम्हें इमारत देखनी है कि ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है, लाल किला, ये ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है। तो इनके बारे में तुम्हें पता लगाना है। आगे देखो, अब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं बचा, थोड़ा सा चैप्टर है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाती है। चलो देखो, इसके बारे में बता देता हूँ कि तुम्हें ये जान के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा या सुन के वो होगा कि ये जो सारी सेलें होती है कि आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, ये आपस में एक दूसरे में बदल जाती हैं। कैसे एक दूसरे में बदल जाती है? तो ये कैसे बदलती है इनके बारे में बताऊंगा। उससे पहले या तो इसको पढ़ा दूँ या डायरेक्ट बता दूँ, दोनों चीज़ें कर देता हूँ। एक दूसरे में परिवर्तन, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो सीधा आ गया कि सेल चक्र किसे कहते हैं। सेल चक्र कहते हैं जब एक सेल, मतलब एक सेल दूसरी सेल में बदल जाती है तो उसे सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित होकर अवसाद सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय अवसाद सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप दाब के कारण पुनः कायांतरित सेल में बन जाती है। देखो, इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये तो ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पुनः आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। देखो कैसे, सुनना। ये सबसे पहले ये देखो, ये मैग्मा था, ये मैग्मा था, ज़मीन से निकला। ज़मीन से निकलने के कारण जहाँ पर जमा वहाँ पर इसे आग्नेय सेल बन गई। जहाँ पर जमने के बाद में ये कौन सी सेलें बन गई, यहाँ से निकलने के बाद में जहाँ पर जमा वहाँ पर कौन सी सेलें बन गई, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल कैसे तैसे टूट के टुकड़ा होकर तलछट बन गया इसका, और ये बन गया अवसाद। ठीक है, यहाँ से टुकड़े छूट के हवा से, पानी से, जैसे भी ये हज़ारों सालों में टूटी है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, पत्थर भी लगातार घिस ही जाता है। देखा होगा, कोई भी पत्थर पड़ा हो तुमने घर में कहीं भी देखा होगा, लोग लगातार चलते रहते हैं, या फिर कोई भी जानवर जाता है, ये कैसे भी वो पत्थर पे लगातार वो टूट जाता है या घिस जाता है। तो वैसे ही ये सेलें होती हैं, घिस जाती हैं धीरे धीरे। अब घिस गई, अब इस तरीके से टूट गई, अब ये टूट के कहीं कैसे हवा से, पानी से, कहीं से भी जाके एक जगह जमा हो गई। जमा होने के कारण ये लगातार दबे रहने के कारण फिर ये बन गई अवसादी सेल। क्या बन गई? अवसाद सेल। अब अवसाद सेल है, अवसाद सेल को एक जगह जमे रहने के कारण हज़ारों साल, काफ़ी टाइम में इनमें बहुत तो प्रेशर, दबाव रहा इन पे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा। इन बहुत ज़्यादा दबाव और टेम्परेचर के कारण ये बन गई कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। अब ये अवसादी सेल बन गई कायांतरित या रूपांतरित। ये आग्नेय भी अगर ज़्यादा टाइम दबी रहेगी तो ये भी बन सकती है डायरेक्ट, और ये अवसादी बनकर भी बन सकती है। तो समझ में आ गए, ये डायरेक्ट भी ही बन सकती है। देखो, ये सेलें हैं, ये भी डायरेक्ट कायांतरित बन सकती हैं दबाव के कारण, और ये ऐसे होके भी बन सकती हैं। तो ये काफ़ी समय लगता है, इनमें हज़ारों साल लग जाती है बनने में। ठीक है, अब ये जब दबी रही और कायांतरित सेल बन गई, अब फिर दबी रही काफ़ी दिन, अब फिर इनमें दाब, प्रेशर, फिर इनमें बहुत सा दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर होगा, कोई भी चीज़ होगी बहुत हाई। जैसे लोहा होता है, लोहे को भी तुमने देखा होगा, भट्टी में जब जलाते हैं कितना भी इतना टेम्परेचर करते हैं कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। लावा मतलब कि बिल्कुल बारीक हो जाता है, या बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है लोहा भी। तो जैसे हुआ तो ये फिर वापस मैग्मा बन जाता है, और फिर हो सकता है ज़मीन से निकले और फिर वही आग्नेय बने,
फिर अवसाद बने, फिर बाद में ये चीज़ बने। तो ये आपस में ये सारी चीज़ें एक प्रोसीड है, आपस में हमेशा चलती रहती है। तो इसे ही सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे। सेल विभिन्न खनिजों की बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। तो कुछ खनिजों का प्रयोग तो होता है, जैसे कोयला के रूप में भी खनिज होता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, मतलब खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इनका उपयोग होता है उद्योग, मतलब फैक्ट्रियों में, और दवाइयों में। उर्वरक, मतलब उर्वरक होते हैं खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम खाद वगैरह डालते हैं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। जैसे होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, इनका भी हम ज़मीन से ही निकाली जाती है। तो ये चैप्टर था तुम्हारा दूसरा, कि दूसरा चैप्टर था तुम्हारा कौन सा था? दूसरा, पृथ्वी के अंदर कैसा है और कैसा नहीं है। तो तुमने ये तो दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, मैं पहला चैप्टर पढ़ चुका हूँ। अब देखो इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे लास्ट में प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं इसके, तो तुम लोगों को इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो फिर मैं इसका सॉल्व करवा दूँगा अगले दिन, या मेरे से मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि इसका आंसर क्या है। अभी तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली होगी, ठीक है। अब नीचे देखो, अगर कोई चीज़ बची हुई है तो इसकी भी ले लो, ले ली। अब देखो बस यही है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये जो भी बता रहा हूँ इसी को पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और टेंशन करने की कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके सारी किताबों को यहीं बता दूँगा। किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को या किसी चीज़ को कोई टेंशन नहीं लेना। ये अभी स्टार्ट किया है मैंने, बाद में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबकी किताबों को मैं एक बार यहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय।